अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को मेरा सलाम प्यार नमस्ते और आदाब। मैं डॉक्टर संजय एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूं और एक बार फिर से एक बहुत निहायत बेहतरीन इंसान और नए गेस्ट के साथ जिनका नाम सैयदा आमना नासिर है। उनका ताल्लुक रंगियार खान से है। वो एमसीएस की स्टूडेंट है। वो बहुत ही खूबसूरत उर्दू गजलें लिखती हैं, खूबसूरत राइटर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आइए मजीद उनके बारे में सुनते हैं उनकी ज़बानी कि वो कौन है। जी आमना। जी फर्स्ट आमना। ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी ओवर मेरा टू यू नाम आमना। जी मेरा आवाज नाम आ से रही है? जी जी मुझे आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आई थिंक आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अस्सलाम। जी आमना, आवाज आ रही है? जी जी मुझे आ रही है आपकी वीवर आवाज। जी जी। वीवर्स, मैं माजरत करता हूँ नेटवर्क के इशू की वजह से। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हम दोबारा मैं आपका इंट्रो करवा लेता हूँ। और तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को मेरा सलाम नमस्ते प्यार और आदाब। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमारी जो गेस्ट है वो एक बेहतरीन निहायत ही बेहतरीन इंसान है। उसके साथ साथ उनका नाम सैयदा आमना है। वो मोटिवेशनल स्पीकर है, खूबसूरत उर्दू गजलें लिखती हैं, तमाम बेहतरीन राइटर है और मोटिवेशनल स्पीकर है। मजीद उनके बारे में जानने के लिए आइए उनसे बात करते हैं। वो कौन है? जी आमना। थैंक यू सो मच डॉक्टर संजय साहब, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया, जजाकल्ला। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एंड मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपने शो में आने का और यहाँ बात करने का। तो मेरा नाम सैयदा आमना निसार है। मेरा ताल्लुक रहीम यार खान से है, लेकिन मेरा नाम आमना नासिर नहीं निसार है। तो अक्सर लोगों को कंफ्यूज है। तो उसके अलावा जी बिल्कुल मैं उर्दू गजल लिखती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग करना चाहती हूँ। अभी तो बहुत छोटे लेवल पे कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बड़े लेवल पे भी जाऊंगी आप लोगों की दुआओं और इंशाल्लाह। सपोर्ट के साथ। और मैं अपनी एक इंशाल्लाह। फाउंडेशन बना इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इंसानियत को सर्व करना चाहती हूँ। स्टार्ट में मैं नीडी पीपल्स की हेल्प करना चाहती हूँ और फिर उन्हीं को जो है इतना एम्पावर करना चाहती हूँ कि लोग उनको जानें, क्योंकि फेमस लोगों को तो मेरा अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि आप फेमस लोगों के साथ नजर नहीं आती हैं, आप हाई प्रोफाइल लोगों के साथ शो पे नहीं आती। तो वो मैं इसलिए नहीं आती क्योंकि उनको तो जरूरत ही नहीं है, वो पहले से ही फेमस हैं। हमें उन लोगों को सामने लाना है कि जिनको कोई सामने नहीं लाता। तो ये मेरा पैशन है कि मैं ऐसे लोगों को एम्पावर करना है इंशाल्लाह। बस ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बिल्कुल जी आमना, आपको सबसे पहले थैंक यू, आपने मेरी करेक्शन की। दूसरी बात, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने टाइम निकाला और हमारे शो के लिए, हमारे नाजरीन के लिए, और आप बड़े बेहतरीन तरीके से अपना इंट्रोडक्शन किया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप गजलें लिखती हैं माशाल्लाह। मैंने कुछ गजलें आपकी पढ़ी हैं, बहुत उम्दा किस्म की, बहुत ही बेहतरीन लिखती हैं। तो आपको लिखने का शौक कैसे हुआ? पहला सवाल। जी। अ, जी बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरी गजल्स पढ़ते हैं क्योंकि बहुत जी। कम लोग पढ़ते हैं। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मुझे गजल्स लिखने का शौक ऐसे पैदा हुआ कि मैं बचपन से डायरी लिखती थी। मुझे लिखने का बहुत शौक था। तो शायद मैं 1-2 क्लास में होंगी जब से मैं डायरी लिखती आ रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक हुआ। पहले तो मैं मुख्तलिफ शोरा की अपनी डेली रूटीन आपकी की बात, फिर आहिस्ता आवाज कट आहिस्ता रही है थोड़ी। जी जी अब आ रही है आपको जी। मेरी आवाज? जी पहले तो अब मैं सही। अब मतलब सही। जी पहले मैं मुख्तलिफ शोरा के कोटेशंस और अशार वगैरह लिख लेती थी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने लिखना शुरू किए, अपनी डेली रूटीन की बातें लिखती थी पहले तो। फिर उसके बाद मैंने अपना अशार लिखना शुरू किए, मोटिवेशनल कोटेशंस लिखना शुरू की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे फिर मुझे लिखना आ गया और मैंने जी स्टार्ट। आमना, आपकी आवाज। जी जी।
आ रही है आपको मेरी आवाज? जी, अब आ रही है, बीच में कट गई थी। जी जी, जी, मेरे अब सही है। बाबा ने भी जी, मेरे बाबा ने मेरे अशआर पढ़े फिर। उन्होंने मेरे बाबा के एक टीचर हैं, वो शायर हैं, तो उन्होंने मेरी करेक्शन की थोड़ी बहुत अल्फाज में। फिर मेरे बाबा ने मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैंने सबसे पहले अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ा। तो मुझे समझ नहीं आती थी स्टार्ट में, तो फिर मेरे बाबा ने मुझे जो है उनकी ऐसी बुक्स लाके दी जो ट्रांसलेट हुई हैं, जिनके एक-एक लफ्ज़ का मतलब है। तो इस तरह मेरी उर्दू की वोकैब्युलरी भी अच्छी हो गई और मुझे शायरी भी लिखना आ गई, तो मेरा नॉलेज बढ़ा। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे उस्ताद कौन है शायरी में, तो मुझे कहते हुए ये बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे शायरी के उस्ताद अल्लामा इकबाल हैं और मैं उन्हीं को फ़ॉलो करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं उस किस्म की उम्दा शायरी करूँ। अल्लाह मुझे इतना हौसला दे, हिम्मत दे, इतना मुझे सुख़न दे, तो फिर इंशाअल्लाह ज़रूर। बिल्कुल, तमाम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले तो मैं आपके बाबा के लिए बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से पेरेंट जो होते हैं अपने बच्चों को पोइट्री वगैरह लिखते हुए देखते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कि क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो आप ब्लेस्ड हो, नो डाउट कि आपके बाबा ने आपको सपोर्ट किया, और जो आपने देखा कि आप लिख सकती हो, तो आपके ड्रीम को परसीव करने के लिए आपके लिए टीचर भी हायर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और ना सिर्फ इतना कि बल्कि पोइट्री समझने के लिए आपको बुक भी ला के दी है। तो बिल्कुल। ए बिग क्लैप टू योर पेरेंट्स, योर पापा स्पेशली। थैंक यू सो मच। हाँ, नो डाउट ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। सेकंडली, जो है कि आपने जो अपने उस्ताद अल्लामा इकबाल को, जो आपके उस्ताद हैं, ये हम सबके लिए प्राउड है। तो नो डाउट, तो ये दोनों बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंस्पायरेशनल चीजें हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइटिंग, जो आजकल के नौजवान जो है राइटिंग की दिलचस्पी इसके इसलिए ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं तो बिल्कुल ही मतलब कि अभी केजी का स्टूडेंट हूँ, सिंधी में लिखता हूँ कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है मुझे कि पूछ लूं कि राइटिंग में आप गजल के अलावा और कौन कौन से सनफे लिखती हैं? जी। जी, राइटिंग में मैं इसके अलावा मतलब कोई अफ़सानवी तरह से बना के, कोई अफ़साना बना के लिख लेती हूँ, मतलब वो मैं पब्लिश नहीं करती, वो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, तो वो मैं लिख लेती हूँ अपनी डायरीज़ पे। उसके अलावा मैंने वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट है, तकरीबन उसका लास्ट पार्ट रहता है, तो वो इंशाल्लाह मैं लास्ट पार्ट है वो मैं कुछ पर्सनल रीज़न्स की वज़ह से लिख नहीं पा रही उसको, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह जल्द लिखूँगी, वो जल्द पब्लिश होगा। और आपके इस सवाल के साथ मैं आपकी पिछली बात पे आना चाहूँगी कि आपने कहा कि मेरे बाबा के लिए क्लैप की, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा लम्हा है, बहुत प्यारा लम्हा है। तो मैं खुद अपने बाबा की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। उन्होंने मुझे हर चीज़ में, ना सिर्फ़ मुझे, हम सब बहन-भाइयों को सपोर्ट किया। हाँ, ये है कि मेरे साथ उन्होंने हमेशा ज़्यादा ही कुछ सपोर्ट किया मुझे और मुझे हमेशा एम्पावर करने की कोशिश की है। वो मुझे कभी भी बेटी नहीं कहते, बेटा कहते हैं। तो ये मेरे लिए माशा बड़ी की बात होती है। उन्होंने हमेशा हमारे घर में एक लाइब्रेरी टाइप है, मतलब आपको यूँ लगेगा कि आप लाइब्रेरी में आ गए, इतनी बुक्स हैं मेरे बाबा के पास। ख़ैर वो तो शायरी के अलावा वो इस्लामिक बुक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके पास ये नॉलेज ज़्यादा है और मतलब मुख्तलिफ़ हर मज़हब के हवाले से वो पढ़ते हैं। वो इस चीज़ में आर नहीं समझते, तो वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। सब की इज़्ज़त करते हैं और सबके बारे में हमें हमेशा गाइड करते हैं कि सबकी रिस्पेक्ट सबसे पहले, इंसानियत सबसे पहले होती है। तो तभी आप मज़हब तो कुछ नहीं, मज़हब जो है वो बाद में आता है, मतलब पहले इंसानियत आती है। आप में इंसानियत नहीं है तो आप फिर तो किसी कुछ कहलाने के लायक नहीं है। बाकी नए शोरा में मैं अली ज़रियून को भी पढ़ती हूँ, वो मेरे बहुत बहुत पसंदीदा शायर हैं। बहुत अच्छा सुख़न है उनका, बहुत अच्छा लिखते हैं। तो उसके अलावा राइटिंग की ये आप जो छोटी-सी काविश करते हैं सिंधी में, तो बहुत अच्छी बात है। हमें तो जी। सिंधी की अली-ब नहीं पता। तो अक्सर सिंधी में संतोष कुमार हैं, उन्होंने भी शायरी की होती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। मुझे वहाँ क्यूरियोसिटी होती है कि मुझे मतलब पता चल जाए, तो वो है, हर कोई अपनी-अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है। राइटिंग में आप नॉवल भी लिख सकते हैं, अफ़साने भी लिख सकते हैं, आप अशआर भी लिख सकते हैं, आप मोटिवेशनल कोटेशंस भी लिख सकते हैं, आप वैसे भी कोई बात लिख सकते हैं। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से बताया कि
मेरा जो क्वेश्चन था कि पोइट्री के अलावा और कौन सी सेंस लिखते हैं, तो आप अफसाने भी लिखती हैं माशाल्लाह, बुक भी आपकी ऑलमोस्ट तैयार है। तो ये जी अच्छी बात है, हम बेस्ट विशेस करते हैं आपके बुक की पब्लिकेशन के लिए। और अच्छा सेकंडली के जो बुक रीडिंग तो वैसे भी अच्छी बात है कि इंसान मत कोई भी बुक पढ़ेगा कुछ ना कुछ तो मिलेगा सीखने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी बिल्कुल। बात बोली। उसके अलावा एक इंसानियत का आपने बोला, सबसे पहले इंसानियत है, ये भी बहुत अच्छी बात बोली। तो मेरा अब आपको सवाल है कि आप एमसीएस के स्टूडेंट हैं, मतलब मास्टर कंप्यूटर साइंस। जी हाँ। जी तो हाँ, तो इसमें आपकी दिलचस्पी कैसे हुई? इसको आपने एज ए करियर तो फील्ड कैसे चूज किया? जी आपने। वो इस तरह से कि मैं मैट्रिक में तो वैसे मेरी बायोकेमिस्ट्री थी और इस बात पे आप सबको सुन के हैरानी होगी कि एफएससी भी मैंने मेडिकल के साथ की, लेकिन मेरा मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बायो अच्छी लगती थी बस। मतलब मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मेरे घर वालों को गलतफहमी हो गई कि शायद ये डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने बहुत जोर लगाना स्टार्ट कर दिया कि इसको डॉक्टर बनाना है हमने। तो मैंने फर्स्ट ईयर में नंबर लिए, तो सेकंड ईयर में मैंने जानबूझ के मार्क्स नहीं लिए, मैंने पेपर ही आधा आधा हल नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे। मैंने 800 प्लस मार्क्स है मेरे एफएससी में, बस मैंने उसी पे ही माशा इक्तफा कर। तो मैंने ज्यादा मार्क्स इसीलिए नहीं लिए कि मैं डॉक्टर बना देंगे ये लोग। उसके बाद मैंने फौरन ही जैसे मुझे मौका मिला मैंने बीएससी की और मैंने सब्जेक्ट चेंज के लिए मैंने कंप्यूटर रख लिया, क्योंकि उसमें मुझे इंटरेस्ट था, और साथ साइकोलॉजी रखी। लेकिन कंप्यूटर और साइकोलॉजी दोनों ही इतने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स थे कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा था चूज करना कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, लेकिन मैंने कंप्यूटर चूज किया, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है वो आप वक्त के साथ साथ वैसे भी एडिशनली भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने कंप्यूटर को इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था कंप्यूटर। मुझे लगता है ये प्रैक्टिकली वर्क है तो मजा भी आता है इंसान को करने के लिए, और इसमें बहुत वास्ट फील्ड है आगे आगे। मतलब खैर मैं इस चीज पे यकीन नहीं रखती कि फील्ड का स्कोप है, मुझे लगता है बंदे का स्कोप है, क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हैं अगर आप काबिल हैं तो आप अपना स्कोप खुद बना लेते हैं। बाकी फिर मुझे जब कंप्यूटर मैंने रख तो ली, अब आगे पता चल रहा है कि कंप्यूटर रख इतना आसान नहीं है जितना हमने समझा था। मतलब हमें लगता था कि कंप्यूटर बहुत इजी चीज है, बीएससी में पढ़ लिया तो वो आगे भी पढ़ लेंगे। लेकिन जब अब लैंग्वेजेस इतनी आ रही हैं और कुछ मतलब मैं ये कह सकती हूँ, सॉरी टू से, मतलब टीचर्स मेरे बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स, लेकिन शायद मुझे उनकी समझ नहीं आ रही या मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही। हाँ ये है कि अब मैं कोविड में फ्री हूँ और काफी टाइम होता है, तो अब मैं एडिशनल नॉलेज ले लेती हूँ नेट से, तो अब काफी हद तक सेट हो गई हूँ मैं अपने सब्जेक्ट के साथ। जी, तमाम बेहतरीन के बड़े अच्छे से बताया कि आपका। पर एक चीज वाकई शॉकिंग सरप्राइजिंग है कि आपने जानबूझ के पेपर नहीं किया, डॉक्टर नहीं बनना था। सेकेंडली आपने कहा आपको साइकोलॉजी पसंद है, तो बीइंग जी के मैं एमसीपीएस मेरी साइकेट्री में की हुई है, एमसीपीएस, ठीक है, एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग। तो मेरा साइकोलॉजी से तो काफी वास्ता है। और मुझे ऐसा समझ ले कि मैं तो बच्चा ही हूँ, हमेशा केजी का सीखने के लिए तैयार रहता हूँ। पर लेकिन ये सुन के अच्छा लगा कि साइकोलॉजी फील्ड को आजकल हर कोई चाह रहा है। इससे ये होता है कि इंसान खुद के मसले हल कर लेता है, तमाम बेहतरीन फील्ड है। बिल्कुल। और रही बात के, जी जी बिल्कुल, आपने कंप्यूटर फील्ड माशाल्लाह बेहतरीन फील्ड है और ये वास्ट फील्ड है। तो इसमें तो आजकल बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, बहुत से प्रोग्रामिंग है। तो आपने कुछ स्पेसिफिक चुना, मतलब सोचा है कि मैं प्रोग्रामिंग की साइड जाऊंगी, मैं नेटवर्क की साइड जाऊंगी? और जो मुझे थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर साइकोलॉजी आप बोलते तो मैं तो पूरा किताब खोल देता आपके सामने। तो कंप्यूटर की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग है, या आजकल जो डिजिटलाइजेशन में जो भी आप ज्यादा गाइड कर सकते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं? जी मैं ऐसा सच बताऊं तो कंप्यूटर की फील्ड में अगर मैं जाना चाहूंगी तो मैं वेब डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहूंगी। तो वो फील्ड मुझे ओके। ज्यादा अपने लिए सूटेबल लगती है, क्योंकि कहते हैं कि अब आप सॉफ्टवेयर हाउस भी जाते हैं तो वहां पे प्रोग्रामर्स होते हैं, तो प्रोग्रामर्स के साथ साथ वो वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, ग्राफिक डिजाइनर्स, मतलब हर फिर आगे ये फील्ड भी बहुत ज्यादा डिवाइड होती जाती है ना। तो मुख्तलिफ तरह के लोग वो हायर करते हैं। तो मैं वेब डेवलपर या वेब डिजाइनिंग डिजाइनर बनना स्टार्ट करूंगी। वेब डेवलपर भी वेब डिजाइनिंग से स्टार्ट लेता है, तो वो जाके वेब डेवलपर बन जाता है। तो इंशाल्लाह, क्योंकि वो गर्ल्स के लिए बेस्ट होती है, क्योंकि गर्ल्स को ज्यादा
ज़्यादातर कलर्स से खेलना अच्छा लगता है, मतलब मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को सेट करना और उनमें बिल्कुल। फिर मज़े-मज़े लगाना, ये चीज़ें उनको अच्छी लगती है, तो मुझे लगता है मेरी यही फ़ील्ड ज़्यादा बेस्ट रहेगी। प्रोग्रामिंग, मुझे प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट अच्छा लगा था, लेकिन प्रोग्रामिंग मुझे बहुत टफ लगती है, और जिस चीज़ में मैं बोर होने लग जाऊँ ना, और इंसान मुझे लगता है प्रोग्रामिंग में बोर हो जाता है। जो खुद प्रोग्रामिंग करते भी हैं ना इंटरेस्ट लेके, वो भी एक टाइम पे बोर हो रहे होते हैं। तो मुझे लगता है जिस चीज़ से आप बोर हो रहे होते हैं, तो वो काम आप नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग मैंने की, जब मैंने बीएससी की तो मेरे प्रोग्रामिंग में सबसे अच्छे मार्क्स थे क्लास में, तहसील में टॉप किया था मैंने बीएससी में। तो बिल्कुल। लेकिन अब मेरी एक गंदी आदत ये भी है, अच्छी कह लें या गंदी, कि मैं ना जल्दी एक चीज़ से फेड अप हो जाती हूँ। मैं मतलब वो चीज़ एक मैं कर लेती हूँ ना, तो मैं उससे बोर हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ अब अगली कर लूँ। तो मतलब मुझे हर चीज़ करने का शौक है। मैं पहले बहुत ज़्यादा कैलीग्राफी करती थी, स्केचिंग करती थी, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स में होस्टिंग की, सब कुछ किया। अब मुझे लगता है शायद मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, तो अब मैं आगे मज़ीद मैं जो करना चाहती हूँ, तो मतलब मैं कुछ चेंज करूँ, लीड करूँ अपनी सोसाइटी को। अब मैं मतलब अपनी यूथ को डेवलप करना चाहती हूँ, मेरा ये सबसे मेन मिशन है, पॉज़िटिविटी फैलाना चाहती हूँ पूरी दुनिया में। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। बस मेरी ये आदत है कि मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों से, मैं चेंज चाहती हूँ अपनी लाइफ़ में, थोड़े-थोड़े दिनों बाद। बिल्कुल। आपने बड़े अच्छे से बताया और मैं यहाँ पे आपकी चीज़ को मतलब आपने बोला कि मैं चेंज चाहती हूँ। तो चेंज जो ना चेंज कोई गंदी आदत नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। जी। तो हर इंसान चाहता है तब्दीली। जब वक़्त भी चेंज होता है तो इंसान की तो नेचर मतलब इंसान के अंदर है ये चीज़। तो इंसान चाहता है कुछ नया करना, कुछ नया सीखना। तो ये एक अच्छी अच्छी कहें कि हमें अच्छी आदत है, हमें हमेशा चाहिए कुछ नया सीखें। तो ये अच्छी बात है। सेकंडली आपने बोला कि ये मैं यूथ को एम्पावर करना चाहती हूँ, बड़ी अच्छी बात है, बेहतरीन बात है। स्प्रेड द पॉजिटिविटी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तमाम अच्छी बातें आपने बोली और अब मेरा जो अगला सवाल है, तो वो ये है कि जो आप एजुकेशन फील्ड से भी हैं और एमसीएस कर भी रही हैं, फैसलाबाद से कर भी रही हैं। तो मेरा ये मैं सबसे पूछता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क का लिटरेसी रेशियो इतना कम है, वो हम कैसे बढ़ाएँ? अच्छा। लिटरेसी रेट हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा ना सिस्टम के हम मोहताज बहुत ज़्यादा हैं। हमें लगता है कि हम कैद हो गए हैं सिस्टम में, और वाक़ई ऐसा है कि हमारा सिस्टम हमें एम्पावर कर ही नहीं रहा। मतलब वो हमें बिल्कुल गुलामाना सोच है हमारी सबकी, लेकिन हम अपनी जगह रहते हुए अपना किरदार तो अदा कर सकते हैं। मतलब हम अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों को, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं हमारे पास, अब सोशल मीडिया के ज़रिए उनको अवेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से बढ़ा सकते हैं। बाकी हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, हमें चाहिए कि मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स हम यूज़ करें। जैसे आप इंटरव्यूज़ करें, मैं कर रही हूँ, मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं। तो वो हर वीडियो में कोई ना कोई वीडियो तो गवर्नमेंट तक पहुँचेगी ना। तो वहाँ पे बोलें, उनसे रिक्वेस्ट करें। जिस भी आपको चीज़ पे प्रॉब्लम है, आप आवाज़ उठाएँ। मुझे लगता है कि हम आवाज़ भी नहीं उठाते। वो हद एक है बात कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, तो सब चलें आप दिल में ही उसको बुरा जानें। लेकिन हम दिल में ही बुरा जानते रहते हैं, हम इतनी हिम्मत ही नहीं करते कि उसे ज़ुबान से बोल सकें। तो मुझे लगता है कि हमें उसे बोल के बताना चाहिए। आप ठीक, मुझे ये नहीं समझ आती हम किस चीज़ से डरते हैं? मतलब हम लोगों से डरते हैं। तो हद है ना कि हम अल्लाह से ना, हम किसी और मतलब अल्लाह तो मोहब्बत है, ख़ैर उससे तो डरना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमें किस चीज़ का डर है? जब हमारा रब हमारे साथ है, हमें इतनी ताकत अल्लाह ने हमें दी है। आप जैसे आपके भगवान ने, हमारे अल्लाह ने, मतलब हमारा अल्लाह तो एक ही है ना, बिल्कुल, हम एक मानने वाले हैं। एक ही है तो बिल्कुल। बिल्कुल, जब वो लोग मतलब उसने हमें इतनी ताकत दे दी, इतना हौसला दे दिया, तो हम किस चीज़ से डर रहे हैं? हमारा ज़मीर मुतमईन है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है ना कि आप ठीक हैं, तो मुझे लगता है आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आप सच बोलें, पूरी दुनिया भी आपके अगेंस्ट है, तो कोई मसला नहीं है। और मैं उन्हीं बिल्कुल, लोगों में से हूँ कि बहुत से लोग मेरे खिलाफ भी होते हैं, तो मैं अकेली खड़ी रहती हूँ उस चीज़ पे। मुझे कभी भी इनफैक्ट अक्सर औकात ऐसा हुआ है कि मेरे बीएससी में बहुत ऐसा हुआ, क्योंकि जो मेरी क्लास फेलो थी, तो वो मतलब किसी अमीर बाप की बेटी थी। अब मैं यहाँ पूरी कहानी नहीं बताऊँगी, बस इन शॉर्ट बता रही हूँ। तो उसको काफ़ी मुझसे प्रॉब्लम बिल्कुल, रहता था, सिर्फ़ इस वज़ह से कि मैंने टॉप
कर लिया था, तो मेरे मार्क्स अच्छे थे, इस वजह से शायद वो उसमें रहती थी, तो अक्सर वो मुझे मतलब टॉन्ट करती थी अब। लेकिन मैंने उसे कभी वजाहत नहीं दी, पूरी क्लास मेरे अगेंस्ट हो गई थी, लेकिन मैंने उनको कभी अपनी जात की सफाई नहीं दी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि वो इस जगह पे नहीं है। मेरी एक आदत है कि मैं जिद बांध लेती हूँ एक चीज से, मतलब अगर मैं सोच लूँ ना कि मैंने ये करना है, तो फिर मैं वो करके दिखाती हूँ उस इंसान को। अब मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं बोल नहीं सकती, मेरे अंदर स्पीच करने की पावर नहीं है, तो मैं अच्छी स्पीच नहीं करती, और अक्सर लोगों ने बहुत तारीफ भी की थी। लेकिन मैंने उन लोगों की बातों को इतना बॉदर नहीं किया जिन्होंने मुझे नेगेटिविटी मतलब मुझे मेरे अंदर फैलाने की कोशिश की। मैंने पॉजिटिव वाइब्स को ही एक्सेप्ट किया, अब्सॉर्ब किया अपने अंदर, और मैंने स्पीच की। अब वही लोग मुझे मानते हैं, अब वही लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारा इंटरव्यू कर लें प्लीज, और मैम कह के बुलाते हैं। तो अब ये बिल्कुल मेरे लिए अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है कि आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जी, कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम बेहतरीन, तमाम अच्छी बात बोली कि आपने जो करना है वो आप कर सकते हैं, फिर आपके सामने दुनिया भी आ जाए, कोई मसला नहीं। और सबसे बड़ी चीज आपने बोली कि अगर सही बात है मैं उस पे खड़ी रहती हूँ अकेले, भले फिर कोई भी हो मेरे अगेंस्ट हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बेहतरीन बात है। अगर आपने कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप अपने गजल की चंद लाइनें हमारे व्यूअर के साथ शेयर करें, अगर आपको एतराज ना हो तो, वरना मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं। जी हम। नहीं नहीं नहीं, श्योर क्यों नहीं, जरूर सुनाऊंगी मैं आपको, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। तो जी मैं आपको नहीं, सुनाती हूँ। पूछना इखलाकन पूछना लाजमी, तो प्लीज हमारे व्यूअर के साथ जो आपने लिखी हुई है अपने जो अल्फाजों में, तो गजल सुना। जी जी हम। अपनी गजल के चंद अशार सुनाना चाहूंगी कि जी हाँ, इरशाद ताल्लुक इरशाद। है, ताल्लुक होता जाता है, अकीदत होती जाती है, संभल ए दिल की फिर नजरे इनायत होती जाती है। वाह वाह। नजा नजा का वक्त आ पहुंचा, खुदारा अब तो आ जाओ, मरीज़े हिज्र की अब तर सी हालत होती जाती है। कहीं वाह से देख ली होगी झलक उस रूए ताबा की, कहीं से देख ली होगी झलक उस रूए ताबा की, सुना है वाइजों को भी अकीदत होती जाती है। वाह वाह। किए हैं इस कदर इखलास से मैंने गुनाह, किए हैं इस कदर इखलास से मैंने गुनाह के जिनको देख कर कुर्बान रहमत होती जाती है। शुक्रिया। वाह वाह। तमाम बेहतरीन, तमाम खूबसूरत, और हर एक लफ्ज में इबादत है, हर एक लफ्ज में बंदगी है, तमाम खूबसूरत। ज्यादा तो मैं नहीं, उर्दू की मेरी इतनी वोकेबुलरी नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मैं समझा हूँ तो ये है कि बंदगी है, इबादत है। बिल्कुल। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप करेक्शन जरूर कीजिएगा, क्योंकि उर्दू की मेरी इतनी वोकेबुलरी नहीं है। जी हम ना, अब मेरा अगला सवाल आपसे है कि मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ, हमारे व्यूवर्स को आप क्या सजेशन देना चाहोगी, क्या मैसेज देना चाहोगी, खास तौर पे हमारे जो यूथ है आजकल के दौर में, नफसा नफसी के दौर में, वो इतनी हसद करते हैं, हसद इस टाइप से कि वो अपनी खुशी से खुश नहीं है, बल्कि दूसरा क्यों खुश है उससे दुखी है। बिल्कुल। तो इससे मुतल्लिक भी और जनरल मैसेज क्या देना चाहोगी? जी हाँ। जी, पहले तो मैं आपकी इसी बात पे आऊँगी कि लोग जैसा आपने कहा कि हमारी यूथ में नफ़्सा-नफ़सी बहुत है, वाक़ई हम उस चीज़ पे खुश ही नहीं हैं जो हमारे पास है, हमें ये दुःख है कि दूसरे के पास वो चीज़ क्यों है। हालाँकि अल्लाह ने हमें बहुत बेहतरीन से नवाज़ा होता है, पर हम समझते नहीं हैं, समझते-समझते बहुत देर हो जाती है हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हमारे पास है वो है, और एक बात हमेशा याद रखें, जो आपका नसीब है ना वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। चाहे आप जहाँ भी चले जाएँ वो आपको मिल के रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता, मुझे तो नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब जो चाहा मुझे मिला, और जो नहीं मिला तो मुझे लगता है वो मेरे हक में बेहतर था। और मुझे लगता है कि हमेशा चीज़ों को ऐसे कह के गुज़ार देना चाहिए, क्योंकि जो लोग मैच्योर होते हैं, समझदार, बाशऊर कौम होती है ना, जो बाशऊर लोग होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूथ बहुत समझदार है, बहुत बाशऊर है, तो वो लोग कभी ऐसी चीज़ों को बॉदर नहीं करते। हम में अदम बर्दाश्त बहुत आ गई है, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर रहे। हम अपने लोगों को बर्दाश्त नहीं करते, हम एक-दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। बिला वजह क्रिटिसिज़्म है हमारे अंदर, तो वो ख़त्म कर देंगे,
तो आई थिंक हमारे ये छोटे-छोटे मसले दूर हो जाएँगे। लेकिन मुझे लगता है ये भी हुस्न होता है रिश्तों का, ये जो थोड़ा बहुत हसद, जेलसी या ये चीज़ आ जाती है, तो कोई बात नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और लास्ट पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमेशा पॉज़िटिव रहें, दूसरों के बारे में पॉज़िटिव सोचें। अगर आप किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी दिल आज़ारी भी ना करें, उसकी हमेशा इस्लाह करने की कोशिश करें, पर मस्बत इस्लाह। इस तरह से इस्लाह ना करें, मकसद जो है वो दरवाज़ा खटखटाना होता है, दरवाज़ा तोड़ना नहीं होता। तो आप इतने प्यार से इस्लाह करें कि अगला आपका कायल हो जाए, वो आपकी बात को समझे। और दूसरा, सर्दियाँ हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूँगी, पूरी दुनिया के लिए है ये, जो भी मुझे यहाँ सुन रहा है इस प्लेटफ़ॉर्म से या देख रहा है। तो बहुत सख्त सर्दी आई हुई है और बहुत से लोग आपके इर्द-गिर्द ऐसे हैं जिनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं, जूते नहीं हैं, सॉक्स नहीं हैं। तो जितना आपसे हो सके उनको प्रोवाइड करें, उनको सर्व करें। अपने लिए तो सभी जीते हैं, असल मकसद होता है, असल जीना ही वही होता है जो आप दूसरों के लिए जिएँ। तो काइंडली एज़ अ डॉटर, एज़ अ सिस्टर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उन लोगों की हेल्प करें और पॉज़िटिव रहें, खुशियाँ बाँटें। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू आमना, तमाम बेहतरीन अल्फाजों में आपने बेहतरीन छोटे लफ्जों में बहुत बड़ी बात कह दी। और पाकिस्तान की बेटी की तरफ से हम सबकी बहन की तरफ से आपके लिए ये पैगाम है कि सर्दियों की मौसम चल रही है। इसमें आप देखें जो ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पे कपड़े भी नहीं होते तन पे, तो कोशिश करें गर्म कपड़े, जूते, जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें दें। ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कोरोना चल रही है जिससे दुनिया के बहुत से लोग उन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है। तो अल्लाह ना करे इसको मशकरी ना समझें, एहतियात करें, घर से बाहर निकलें, मास्क पहने के निकलें। बाहर से जब घर आएँ तो अपने हाथ साबुन से धोएँ, कम से कम 20 सेकंड तक धोएँ। और जो है जब भी कफ करें, स्नीज़ करें तो उसके फ़ौरन बाद हाथ धोएँ। और खाने में कोशिश करें ख़ास तौर पे जो फाइबर डाइट्स हैं जैसे फ्रेश वेजिटेबल हो गई, फ्रेश फ्रूट हो गए और कोशिश करें ऑरेंज या माल्टा का इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अगर ये ना मिले तो विटामिन सी की टैबलेट लें। इससे हिफाज़त करेंगे, इससे ना सिर्फ आप महफूज़ रहेंगे बल्कि आपके बड़े-बुज़ुर्ग जो घर में हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वो भी बेहतर रहेंगे, वो भी महफूज़ रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आमना, मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से मशकूर हूँ। आप हमारे प्रोग्राम पे आई, हमारे नाज़रीन के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और साथ ही साथ आपने अपनी जो गज़ल के चंद अशआर भी पेश किए और उसके अलावा बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। जी आमना, बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।